नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 टाइम के टॉक शो सीरीज में। मित्रों, आज पुनः हम आप भाजपा पर चर्चा करेंगे। चर्चा इसलिए ज़रूरी है कि SC/ST एक्ट पर जिस तरीके से भाजपा बिल लाई, निसंदेह एक्ट कांग्रेस लाई थी। उस एक्ट में संशोधन के लिए, उसको तथाकथित प्रभावी बनाने के लिए, यानी कि एक मानसिक दबाव बनाने के लिए एक रिट याचिका दाखिल हुई। इस पर हाई कोर्ट ने किसी भी सुनवाई से इनकार किया, ये कहकर के कि ये एक्ट अपने आप में पूर्ण है। उसके बाद वो याचिका सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत हुई और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें हस्तक्षेप से इनकार किया। परंतु भाजपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की इस रिकमेंडेशन को कि एक्ट अपने आप में कंप्लीट है, इसमें फर्दर किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, को दरकिनार करते हुए उस पर बिल लाई। और बिल के प्रावधान ये हैं कि SC/ST मैटर में 1 साल तक जमानत का प्रावधान नहीं है, कहीं रीहेयरिंग का प्रावधान नहीं है। निसंदेह अस्पृश्यता समाज से हटनी चाहिए। हर जात, हर धर्म, हर वर्ग को समानता का अधिकार मिलना चाहिए, ये हमारा संविधान भी कहता है। परंतु SC/ST एक्ट में ऐसा क्या? सरकार खुद जात प्रमाण पत्र देती है। तथाकथित जातों का जिक्र फॉर्म भरते समय 4 बार करना पड़ता है। खैर, इससे भाजपा की जात विरोधी मानसिकता स्पष्ट होती है। परंतु इसके अलावा भी कई ऐसे तथ्य हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो कहीं ना कहीं वर्तमान भाजपा की सवर्ण विरोधी और सवर्णों में भी खास करके ब्राह्मण विरोधी मानसिकता को उजागर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज की तारीख में स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को जिस तरीके से इग्नोर किया गया, उनके लोगों को इग्नोर किया गया। एक बहुचर्चित नाम जो इस समय बिल्कुल अदृश्य है, वो जीवित है या मर गया, किस अवस्था में है, परिदृश्य से गायब है, केवल इसलिए कि वो अटल जी का खास पसंद का व्यक्ति था। तो मैं आपसे शेयर करूंगा, इससे पूर्व जब भाजपा को 72 सीटें संसद में मिली थी, उस समय प्रदेश का नेतृत्व लक्ष्मीकांत वाजपेयी कर रहे थे। ये उनके अथक प्रयास थे कि विपरीत माहौल में रह करके भी उन्होंने संसद के लिए 72 सीटें एकत्र की। आज वो व्यक्ति भाजपा के एक्टिव नेतृत्व से बाहर है और उसका श्रेय भी किसी अन्य को दिया गया था। क्यों? आप लिस्ट देखिए। कल भी मैंने आपसे शेयर किया था कि फडणवीस के अलावा शायद ही भाजपा शासित किसी प्रदेश में कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री रहा हो। क्यों? एक प्रश्न। आखिर ये सोच कैसे आई भाजपा में? एक बड़ा गंभीर प्रश्न है। और ये इसलिए भी गंभीर है कि कहीं ना कहीं कोई तो व्यवस्था चल रही है अंदर खाने में कि किस तरीके से सवर्ण, विशेषकर ब्राह्मणों को भाजपा की सक्रिय राजनीति से अलग किया जाए, उनको उपभोग की वस्तु समझते हुए मात्र उनका उपयोग किया जाए, उनका उपभोग किया जाए, उनको नेतृत्व न दिया जाए। ये बात भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को अब बड़ा स्पष्टता से समझनी चाहिए कि हिंदुस्तान के समाज में निसंदेह आप सभी वर्गों को बढ़ावा दें, सवर्णों को इसमें तकलीफ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आप सवर्णों को इग्नोर कर रहे हैं, उनको द्वितीय दर्जे का नागरिक समझ रहे हैं, उनको ग्रांटेड समझ रहे हैं, भाजपा के नेतृत्व को समझना चाहिए ये वही वर्ग है। मैं पुनः इस बात की पुनरावृत्ति कर रहा हूँ कि सवर्ण समाज वही वर्ग है जो तब भाजपा का झंडा अपने घर में लगाता था जब इसके पास पूरे हिंदुस्तान से 1-2 गिने चुने सांसद आते थे। तो क्या इस बात की सजा भाजपा का वर्तमान नेतृत्व सवर्ण समाज को दे रहा है?
कांग्रेस शासन की तुलना में अगर भाजपा में आप सवर्णों, विशेषकर अगर ब्राह्मणों के प्रतिनिधित्व की बात करें तो आप देखेंगे ये नगण्य है। शीर्ष, महत्वपूर्ण और सक्रिय पदों पर भाजपा में आज भी ब्राह्मण नेतृत्व की कमी है। हाँ, लोअर लेवल पर ब्राह्मण को सक्रिय रखा गया, वो इसलिए क्योंकि वो वोट बैंक है। 3.5-4% का वोट बैंक तो ब्राह्मणों का अपना ही है। उसमें से को जो पुराना वोट बैंक है वो आज भी कांग्रेस समर्थित है। तो वोट बैंक तोड़ने के लिए तो सवर्णों का और खास करके ब्राह्मणों का उपयोग भाजपा कर रही है, परंतु प्रदेश से लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष नेतृत्व में ब्राह्मण नेतृत्व की कमी कहीं ना कहीं भाजपा की ब्राह्मण विरोधी मानसिकता को दर्शाती है। एक छोटा सा उदाहरण और लूंगा कि उत्तर प्रदेश में योगी शासन में करीब 108 से ज़्यादा ब्राह्मण बदमाश मारे गए। एक अच्छी बात है, अपराधियों का समाज से अंत होना चाहिए। योगी जी व्यक्तिगत रूप से इस बात के लिए साधुवाद के पात्र हैं कि उन्होंने प्रयास किया, अपराधियों को खत्म किया। मुस्लिम अपराधियों पर भी उनका हंटर चला, परंतु सोचने वाली बात यह है कि 78 से 82% के हिंदू समाज में क्या मात्र ब्राह्मणों में ही अपराधी हैं? और जातियों में अपराधियों को क्यों नहीं सजा दी गई, या इनके सापेक्ष उनके सजा का प्रतिशत क्या है? तो कहीं ना कहीं बिलगाव की सोच चल रही है, और ये बिलगाव की सोच इसलिए भी चल रही है कि शासन में ऊपर से नीचे तक ब्राह्मण समाज को ही इग्नोर किया जा रहा है। जब आपका प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो आपकी बात उठाने वाला कोई नहीं होगा। जब आपकी बात नहीं उठेगी तो उसका समाधान क्या निकलेगा? ये गंभीर चिंतन का विषय है ब्राह्मण समाज के लिए भी, और यही चिंतन का विषय है भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के लिए भी। क्योंकि भाजपा जिस हिंदुत्व की बात करती है, उस हिंदुत्व के निर्माण में हिंदुओं की सभी जातियों और वर्गों का बराबर का प्रतिनिधित्व होना परमावश्यक है। आपने एक्ट में बिल ला करके संशोधन किया, कोई बुराई नहीं, परंतु क्या आपने इस बात को सुनिश्चित किया कि उसको लेकर के उसका दुरुपयोग नहीं होगा? क्या आपने इस बिल संशोधन से ब्राह्मणों में, क्षत्रियों में, वैश्यों में और जो अपर कास्ट है, क्या उनमें एक असुरक्षा की भावना नहीं पैदा की? अरे जब एक्ट प्रभावी था तो आप उसको और इफेक्टिव करते, उनके इंस्टेंट डिस्पोजल की व्यवस्था करते, सजा की व्यवस्था करते। क्योंकि बड़ी छोटी सी बात है, इस एक्ट का प्रारूप ही जब कांग्रेस ने डिजाइन किया था उस समय यह दूषित मानसिकता से ग्रसित था। एक SC/ST का कैंडिडेट कंप्लेन कर दे, 2 सवर्ण उसमें गवाही दे दे, अपराध पूर्ण हो गया। भाई इस बात की गारंटी क्या है कि जो 2 गवाह हैं वो ईमानदार है, या जो SC/ST एक्ट की एप्लीकेशन दे रहा है वो व्यक्ति बड़ा ईमानदार है? आप उसका ट्रायल फास्ट करते हैं, उसकी सजा हार्डकोर करते हैं, और साथ में अगर बिल लाना ही था तो एक प्रोविजन और करते कि यदि कंप्लेन झूठी निकली आप जांच तुरंत करिए, उसका डिस्पोजल करिए, और ये भी रखिए कि अगर शिकायत झूठी निकली तो कंप्लेनेंट पर भी पनिशमेंट होना चाहिए। ये बिल कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता को भी संदिग्ध करता है। क्या शासन को अपनी एजेंसियों पर भरोसा नहीं था कि यदि कोई कंप्लेन यूजुअल दाखिल होती तो उसमें जांच एजेंसियां क्या उसमें अदरवाइज रिपोर्ट्स देती? अगर देती तो इसका मतलब जांच एजेंसी कहीं ना कहीं उस मानसिकता से प्रभावित है। परंतु मित्रों, जब नेतृत्व की बात आती है और नेतृत्व में इस तरीके से दोहरा व्यवहार, दोहरे दर्जे का व्यवहार जब कैलकुलेट होता है तो बड़ा गंभीर प्रश्न होता है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से अब तक प्रखर मुखालफत करने वाले कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आज़ाद ने जिस तरीके से राज्यसभा में कहा कि मैं वो मुसलमान हूँ जो आज तक पाकिस्तान नहीं गया, मुझे फ़ख्र है कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ,
ये कहीं ना कहीं बदलते समीकरण का द्योतक है। बात अच्छी है, एक समरसता का भाव देती है कि मुसलमानों में भी इस बात का फक्र महसूस करने वाले लोग हैं, परंतु उन स्थितियों में ही क्यों जब आज से आप राज्यसभा सदस्यता से हट रहे हैं या हटने जा रहे हैं। आप ये भी देख रहे हैं कि नेतृत्व विहीन कांग्रेस शयने शयने अपने समापन की ओर अग्रसित है। यद्यपि कुछ राज्यों में उनकी सरकार है, परंतु नेतृत्व की कमी कहीं ना कहीं कांग्रेस को आंतरिक रूप से कमजोर ही करती जा रही। तो जिस तरीके से पार्टीगत प्रमुखता उत्पन्न हो रही है, ठीक उसी प्रकार से इन वर्गों को भी आपको समान रूप से साथ लेकर के चलना चाहिए। मैं एक नहीं ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूं। याद करिए वो वक्त जब भाजपा का नारा चलता था कि भाजपा की 3 धरोहर अटल, अडवाणी, मुरली मनोहर। अटल जी तो ब्रह्मलीन हो गए, अडवाणी जी और मुरली मनोहर जी का कहीं अब कोई जिक्र नहीं सुनने में आता है, जबकि ये वो लोग थे जिन्होंने वास्तव में संघर्ष काल में भाजपा के वजूद को बचाया। संघ को भी समझना चाहिए इस चीज को कि जिस तरीके से वर्तमान भाजपा का नेतृत्व इन मेजर फैक्ट्स को इग्नोर कर रहा है, ऐसा नहीं है कि आपके पास ब्राह्मण नेतृत्व नहीं है, लेकिन जितना उनको स्टैंड बाई पे रखा जा रहा है, ये कहीं ना कहीं एक नकारात्मक संदेश इन वर्गों को भी दे रहा है, जो आने वाले समय में भाजपा के लिए दुखदायी तो नहीं होंगे लेकिन संघर्षपूर्ण। हम आप ऐसे ही इन विवाद विषयों पर चर्चा जारी रखेंगे। आपकी जो राय हो निसंदेह अवगत कराएं। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमको लाइक करें। नमस्कार।